Hello everyone, welcome to all of you on my channel. If you are new on my channel, please subscribe my channel, like my video and share also. So today we are here with part 2 of the topic making a research proposal. So today's topic is important steps in making a research proposal. रिसर्च प्रपोजल को बनाते टाइम सबसे पहले जो एक चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमें हमारा पहला स्टेप जो होगा वो होगा आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि बिना रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन के हम लोग रिसर्च स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें क्लियरली ये पता होना चाहिए कि जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, वो उसको रिसर्च करना वो वर्थ है या फिर नहीं। रिसर्च प्रपोजल बनाते टाइम हमारा दूसरा जो स्टेप होता है इम्पॉर्टेंट वो होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आप प्रीवियस स्टडीज जितनी भी हुई है आपके टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर आपने कोई वेरिएबल या स्पेसिफिक आपने कोई प्रॉब्लम चूज करी है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं उनको आपको रिव्यू करना होगा। जो भी हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग रेलेवेंट स्टडीज हैं या फिर थ्योरी है या मेथडोलॉजीज हैं उनको भी हमें रिव्यू करना होगा जो प्रीवियस स्टडीज में रिसर्चेज में हो रखी हैं। रिव्यू करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो हम काम करने वाले हैं हमें उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पता चल जाएगी कि कितना काम हो रखा है उस रिसर्च पे या उस रिसर्च प्रॉब्लम पे। देन हम कोई भी गैप जो पुराने लिटरेचर पुरानी स्टडीज़ में हो रखा है उस काम में अगर कोई रिसर्च गैप्स है, मतलब कोई लैकुनाज है, कोई इश्यूज है, किसी वेरिएबल पे काम नहीं किया गया है, तो हम वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको अपने रिसर्च एम्स के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चंस। हमें अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस क्लियरली डिफाइन करने चाहिए जब भी हम कोई रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड यानी कि स्मार्ट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल की रिसर्च को 7 साल में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे रिसर्च क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद हमारा फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा रिसर्च प्रपोजल में या फिर किसी भी स्टडी के लिए वो होता है डेवलप अ रिसर्च मैथडोलॉजी। हमें अपना रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्राइब करना होगा, हमें अपनी मैथडोलॉजी बतानी होगी कि हम रिसर्च को कैसे प्लान करेंगे, हमारा सैंपल क्या होगा, हमारे पॉपुलेशन क्या होगी, हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, हमारे टूल्स क्या क्या होंगे और हम डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, मीन्स हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन कौन सी होंगी। हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी में हम लोग क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड कौन सा रिसर्च अप्रोच यूज़ कर रहे हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दैट विच data collection method we will use in a study. It may be survey, interviews, observation, और हमारी जो सैम्पलिंग टेक्निक है या हमारा डेटा एनालिसिस प्रोसीजर है वो कौन सा होगा, कौन सा हम यूज़ करेंगे अपने रिसर्च के लिए। हमारा फिफ्थ स्टेप होगा क्रिएट अ वर्क प्लान एंड टाइमलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमें पहले से ये डिफाइन करना होगा कि हमारा टाइमलाइन क्या होगा। हम अगर इसमें अपनी रिसर्च में हम रिव्यू कर रहे हैं तो वो कितने टाइम के लिए करेंगे, या फिर हम अपना टूल डेवलप कर रहे हैं तो वो कितने टाइम में हो जाएगा, हमारे एक्सपर्ट ओपिनियंस कितने टाइम में हम लोग को मिल जाएंगे, हम उस टूल को वैलिडेट कब तक कर लेंगे, या फिर हमारा डेटा कलेक्शन कितने टाइम में होगा। तो ये टाइमलाइन हमें स्टार्टिंग में ही सब कुछ प्लान करके चलना होगा। जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल बनाने में सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट
स्टेप जो है ये सिर्फ रिसर्च प्रपोजल में नहीं बल्कि पूरा टाइम जब तक हम कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं तब तक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने के लिए। कंसीडर एथिकल कंसिडरेशन मीन्स आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कोई भी आपका एथिकल कंसिडरेशन है जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड है, जैसे कि आपको किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो कंसेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल से, टीचर, जिससे भी आप इंफॉर्मेशन लेंगे उससे आप कंसेंट लेंगे। देन उन्हें ये ट्रस्ट करवाएंगे कि उनकी जो डेटा है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ रिसर्च के रिगार्डिंग यूज़ होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी और उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी को ही एथिकल कंसिडरेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 7th स्टेप, एड्रेस लिमिटेशन एंड एंटिसिपेटेड चैलेंजेस। हमारी जो रिसर्च होती है उसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें पहले से ही एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम ये रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करने वाले हैं और हम उस एरिया में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे या फिर हमारा वो सैंपल होगा तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अंडमान निकोबार में कोई रिसर्च करना चाहते हो तो वहाँ के तो रूल रेगुलेशंस अलग है, वहाँ पे जो ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती है उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। तो वो जो डेटा लेते टाइम या फिर रिसर्च करते टाइम आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे वो सब आपकी लिमिटेशंस जो भी हैं वो आपको पहले से ही एड्रेस करनी होती है अपने रिसर्च प्रपोजल में। 8th स्टेप है प्रिपेयर अ बजट। रिसर्च में फंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जनरली आजकल एडमिशन जो होते हैं उसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं, एक है जो JRF एंड दूसरा जो होता है वो CET एडमिशन फॉर्म होते हैं, उनके थ्रू होता है, जिसमें नॉन नेट या फिर जो जिनका सिर्फ नेट पास आउट है उन लोगों का एडमिशन होता है। उनको एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होता है एडमिशन के लिए, रिटन टेस्ट। देन उसके बाद तो बजट जो है किसी भी रिसर्च या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। हम ट्रैवल भी करते हैं, हम जब प्रिंट आउट या फिर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका बहुत पैसा लगता है। तो उसके लिए आपको अपना एक बजट भी पहले से प्रिपेयर करना होगा और उसको अपने रिसर्च प्रपोजल में भी आपको एड्रेस करना होगा, राइट। हमारा 9th स्टेप जो होगा वो होगा राइट द प्रपोजल। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिसर्च प्रपोजल को फिर राइट करना है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ योर स्टेप्स। फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको कंपाइल करनी है और मतलब जो भी आप स्टेप्स लिखेंगे वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज वॉक नहीं होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल के थ्रू, आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। और वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ भी एवं आपने कॉपी पेस्ट मार के दे दिया या फिर मतलब एक लेवल होता है ना, आप रिसर्च के लिए जा रहे हो सबसे हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ में PhD लेवल के लिए या फिर कोई भी प्रोजेक्ट, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो किसी एरिया के तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। तो आपको उसी हिसाब से आपके सारे स्टेप्स फॉर द मेकिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेलिटी एंड दैट प्रेस्टीज, राइट। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कितनी सारे ऑर्गेनाइजेशन या फंडिंग एजेंसी या यूनिवर्सिटी जो होती है, इंस्टीट्यूशंस, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी गाइडलाइंस होती है प्रपोजल को की फॉर्मेटिंग के लिए, प्रपोजल को बनाने के लिए। तो उन स्पेसिफिक गाइडलाइंस को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये ऑप्शनल हो सकता है, अगर आप खुद से मतलब अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो आप अपने जो मेंटर या पीयर्स हैं या कोई भी आपका एडवाइज़र, सीनियर कोई भी है तो उससे आप फीडबैक ले सकते हैं अपने प्रपोजल के रिगार्डिंग, उसके कंटेंट को लेके, उसकी क्लैरिटी को लेके या फिजिबिलिटी वो रिसर्चेबल है या नहीं। तो ये वाला जो स्टेप है वो भी इम्पॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। देन
अगर आपको कोई सजेशन मिलता है या रिकमेंडेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रपोजल को रिवाइज कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11th स्टेप है, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्रपोजल सबमिट नहीं करेंगे तो फिर बनाने का क्या फ़ायदा। सबमिट द प्रपोजल। अपने रिसर्च प्रपोजल को जो भी आपका इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या भी जो भी एजेंसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप सबमिट करिए अकॉर्डिंग टू देयर सबमिशन गाइडलाइन एंड डेडलाइंस। और अभी जितने भी लोगों का पीएचडी का वाइवा इंटरव्यू जो भी कुछ है रिसर्च प्रपोजल से रिगार्डिंग, तो उनको मेरा ऑल द बेस्ट। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। हम आगे ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।